नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार बिजारनिया आधारशिला विद्यापीठ अड़कसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 का हिंदी विषय में व्याकरण का टॉपिक है शब्द निर्माण। तो देखिए, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण तो रचना की दृष्टि से हिंदी में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। रचना की दृष्टि से हिंदी में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो देखिए, पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, तो देखिए, रूढ़ शब्द कौन सा होता है? रूढ़ शब्द वे शब्द जो बिना किसी अन्य शब्द या शब्दांश की सहायता से अपना अर्थ प्रकट करते हैं। तो आप इसमें लिखोगे रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो बिना किसी अन्य शब्द बिना किसी अन्य शब्द या शब्दांश की सहायता से अपना अर्थ प्रकट करते हैं अर्थात रूढ़ शब्द स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे गाय, पुत्र आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट करते हैं। यानी रूढ़ शब्द वे हैं जो बिना किसी अन्य शब्द या शब्दांश की सहायता से अपना अर्थ प्रकट करते हैं। और अब दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द किसी अन्य शब्द या शब्दांश के मेल से बनते हैं। यौगिक शब्द किसी अन्य शब्द
या शब्दांश के मेल से बनते हैं। जैसे अब इनको अगर हम देखें, यानी यौगिक शब्द वो होते हैं जो किसी अन्य शब्द या शब्दांश के मेल से बनते हैं। जैसे रसोईघर, अब ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ, एक रसोई और एक घर। तो दो शब्दों के मेल से ये शब्द बना हुआ है, इसलिए ये कौन सा शब्द हो जाएगा? यौगिक शब्द। यानी यौगिक मतलब शब्द से ही पता चलता है, यानी दो शब्दों के योग से बनता है, यानी जो किसी अन्य शब्द या शब्दांश के मेल से बनता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या के लिए आलय, तो ये भी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, इसलिए ये भी यौगिक शब्द ही है। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, तो योगरूढ़ शब्द वे हैं, योगरूढ़ शब्द वे हैं जो यौगिक होते हुए भी होते हुए भी एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जैसे गजानन, तो दो शब्दों से बना हुआ ये गज प्लस आनंद, लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, यानी गणेश के लिए प्रकट हो रहा है। निशाचर, निशा यानी रात्रि, चर यानी विचरण करना, यानी रात्रि में विचरण करने वाले। तो दो ये जो यौगिक शब्द से बने हुए, लेकिन फिर भी ये एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए इसका निशाचर यानी राक्षस। तो इस प्रकार से शब्द निर्माण, ये इस प्रकार से शब्द निर्माण कई तरह से किया जाता है, लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल दो प्रकार से ही शब्द निर्माण पूछा जाता है, एक उपसर्ग के प्रयोग से, एक प्रत्यय के प्रयोग से। तो उपसर्ग के प्रयोग से और प्रत्यय के प्रयोग से। प्रयोग से तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग। तो देखिए, उपसर्ग उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो आप लिख सकते हो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन
कर देते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग वे लघुत्तम शब्द या अव्यय होते हैं जो शब्द के पूर्व लगाए जाने पर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो ही उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे योग एक शब्द है, अगर इसमें हम वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो इस उपसर्ग से निर्मित शब्द बन जाएगा वियोग। तो योग यानी जोड़ और वियोग यानी बिछुड़ने का दुख, तो अर्थ में परिवर्तन हो गया वि उपसर्ग से। वैसे ही अगर मान लीजिए हम योग में प्र जोड़ देंगे, योग में प्र जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा प्रयोग, अर्थ परिवर्तित हो गया। योग में अगर हम सम जोड़ देंगे तो संयोग, अर्थ में परिवर्तित हो गया। योग में उप जोड़ देंगे उपयोग, उपयोग। तो इस प्रकार से उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। अब वो 3 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम उपसर्ग। यानी तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों को ही तो बोलते हैं, इसलिए संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है तद्भव उपसर्ग। यानी तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो परिवर्तित, संस्कृत से परिवर्तित होकर के हिंदी में आते हैं, तो वो तद्भव उपसर्ग मतलब हिंदी के उपसर्ग। और तीसरे हैं आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग यानी आगत यानी जो दूसरी भाषाओं यानी विदेशों से आए हुए शब्द, तो इनको हम विदेशी उपसर्ग भी बोल सकते हैं या विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी बोल सकते हैं। विदेशी भाषाओं के। तो इस प्रकार से संस्कृत में हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। सबसे पहले देखते हैं तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग। तो देखिए तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं तत्सम उपसर्ग
वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत से लिए गए हैं। इनका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों के साथ होता है। तत्सम शब्दों के साथ होता है। तत्सम उपसर्ग निम्नलिखित हैं। तत्सम उपसर्ग निम्नलिखित हैं। तो देखिए तत्सम उपसर्ग कौन कौन से हैं। पहला है अति। इसका प्रयोग बहुत अधिक का भाव इसका प्रयोग बहुत अधिक का भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे तो देखो उदाहरण में जैसे अत्याचार। अत्याचार शब्द है, इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और आचार इसमें मूल शब्द है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो अत्यधिक। अत्यधिक अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अति, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अधिक। और उदाहरण देखें तो अतिरिक्त, अतिरिक्त, अति प्लस रिक्त। अति उपसर्ग है, रिक्त मूल शब्द है। इसके अलावा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि तो अति इसमें मूल शब्द हो जाएगा और वृष्टि सॉरी अति इसमें उपसर्ग हो जाएगा और वृष्टि मूल शब्द हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से अति का प्रयोग है वो बहुत अधिक के अर्थ में उत्पन्न होता है। और उसके बाद में दूसरा है अधि। दूसरा है अधि। इसका प्रयोग
ऊंचे या श्रेष्ठ के लिए होता है। ऊंचे या श्रेष्ठ के लिए होता है। ऊंचे या श्रेष्ठ के लिए, जैसे उदाहरण देखते हैं हम। अधिकार, तो अधि प्लस अधि तो हो जाएगा इसमें उपसर्ग, और कार मूल शब्द हो जाएगा। अधिनायक, अधिनायक, अधि हो जाएगा उपसर्ग, और नायक मूल शब्द हो जाएगा उसमें। इसके अलावा अध्ययन, अधिसो हो जाएगा इसमें उपसर्ग, और अयन हो जाएगा इसमें मूल शब्द। इसके अलावा अध्यक्ष, अध्यक्ष, अधि तो हो गया इसमें उपसर्ग, और यक्ष हो गया इसमें मूल शब्द। तो इस प्रकार से अधि का प्रयोग ऊंचे या श्रेष्ठ के लिए होता है। और उसके बाद में है अनु। अनु, तो इसका प्रयोग पीछे, बाद में या गौण के लिए होता है। पीछे, बाद में या गौण के लिए होता है। होता है। उदाहरण देखते हैं इसके। अनुगामी, अनुगामी, तो उपसर्ग हो गया अनु, और मूल शब्द हो गया गामी। अनुशासन, अनुशासन, उपसर्ग हो गया अनु, और शासन हो गया मूल शब्द। अनुभव, तो इसमें अनु तो हो गया उपसर्ग, और भव हो गया मूल शब्द। अनुवाद, अनुवाद, अनु उपसर्ग हो गया, और वाद मूल शब्द हो गया। तो इस प्रकार से अनु का प्रयोग पीछे, बाद में या गौण के लिए होता है। तो अनुगामी, अनु उपसर्ग, गामी मूल शब्द। अनुशासन, अनु उपसर्ग, शासन मूल शब्द। तो इस प्रकार से अनु का प्रयोग किया जाता है। फिर है अप। अप, इसका प्रयोग अनुचित या बुरे के लिए
बुरे के लिए होता है। कुछ शब्दों में इसका प्रयोग परे या दूर के लिए भी होता है। कुछ शब्दों में इसका प्रयोग परे या दूर के लिए भी होता है। जैसे अपमान, अपमान। तो अब हो जाएगा इसमें उपसर्ग और मान हो जाएगा मूल शब्द। अपशब्द, अपशब्द। अब उपसर्ग और शब्द मूल शब्द हो जाएगा इसमें। अपव्यय, अपव्यय। अप हो जाएगा इसमें उपसर्ग और वे इसमें हो जाएगा मूल शब्द। अपराध, अब हो जाएगा इसमें मूल शब्द, सॉरी उपसर्ग और राध इसमें मूल शब्द हो जाएगा।